हाय एवरीवन, वेलकम टू इट्स लर्न टाइम। इट्स लर्न टाइम में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए एक लेक्चर और लेकर आए हैं। चैप्टर 5 समांतर श्रेणी का एक्सरसाइज 5.1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी में है और क्यों है। इसमें पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये एक पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है ए से ये प्रथम किलोमीटर हो गया, ये दूसरा किलोमीटर हो गया, ये गैप हमने 1 किलोमीटर के गैप पे लगा दिया। जब हम ए से ये फर्स्ट किलोमीटर की तरफ चलेंगे, इसके लिए हमें 15 रुपये देने पड़ते हैं। जब हम इस 1 किलोमीटर से अतिरिक्त 1 किलोमीटर की दूरी और तय करेंगे तो उसके लिए हमें अतिरिक्त 8 रुपये देने पड़ते हैं। तो टोटल मिला के ये 2 किलोमीटर तक हमें कुल 15, ये पहले किलोमीटर के लिए और दूसरे किलोमीटर के लिए कितने दिन पड़े, 8। टोटल कितने हो गए, 23। ऐसे ही फिर जब अगले किलोमीटर की तरफ जाएंगे तो हमें उसके लिए अतिरिक्त 8 रुपये और देने पड़ेंगे। दूसरे किलोमीटर के लिए कितने दिए हमने, 23। अब हम जब तीसरे किलोमीटर पर पहुंच जाएंगे उसके लिए हमने कितने देने पड़ेंगे, 23 और 8 31। ऐसे ही जब अगला 1 किलोमीटर की दूरी और तय करेंगे तो उसके लिए भी हमें 8 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे 4 किलोमीटर के लिए, 41। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसको कैसे करेंगे। किलोमीटर के लिए किराया, प्रथम किलोमीटर के लिए हमारा किराया कितना है, अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितने किराया हमारा, 8 रुपये। तो दूसरे किलोमीटर के लिए किराया, तो प्रथम किलोमीटर के लिए था हमारा 15 रुपये और अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए कितने हो गए, 8 रुपये। दोनों पे ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 23 रुपये।
ऐसे ही तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना जाएगा? दूसरे किलोमीटर के लिए कितना था? 23। और अतिरिक्त 1 किलोमीटर के लिए क्या हो गया? 8। तो कितना हो गया? 31 रुपये। ऐसे ही ये कह सकते हैं हम थे के लिए किराया। तो 30 किलोमीटर के लिए कितना था? 31। उसमें हम क्या जोड़ देंगे? अतिरिक्त किराया 8 रुपये। तो कितना हो गया? 41 रुपये। अब हम इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं श्रेणी के रूप में कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना? 8। दूसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हमारा? 23। तीसरे किलोमीटर के लिए किराया कितना हमारा? 31। यहाँ पे 39 है, सॉरी 39। ऐसे ही ये श्रेणी चलती रहेगी। अब हम देखते हैं ये हमारा क्या हो गया? A1। ये कितना हो गया? A2। ये तीसरा पद हो गया A3। ये चौथा पद हो गया A4। ऐसे ही चलते रहेंगे। प्रथम पद हमने कल देखा था, हम स्मॉल a से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू हम पे कितनी दी गई है? 15। तो क्या जाएगा? 15। अच्छा, सार्वांतर से हम ये चेक करेंगे पहले ये श्रेणी AP बनाती है या नहीं बनाती है। सार्वांतर को हम लिखते हैं स्मॉल d से। तो A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा? 15। A2 कितना है? 23। तो 23 माइनस 15। जब 23 में से 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 8। ऐसे हम सेकंड चेक करेंगे, A3 माइनस A2। A3 कितना दिया गया हमें? 31। और A2 कितना हमारा? 23। तो 31 माइनस 23। जब 31 में से 23 को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? 8। ऐसे ही हम A4 माइनस A3। अच्छा, A4 कितना हमारा? 39। और A3 कितना है? 31। तो 39 माइनस 31 तो कितना आएगा? 8। इन सभी दशाओं में जो सार्वांतर आया 8 आ रहा है। तो बनी हुई श्रेणी AP में होगी कि इनका सार्वांतर समान है। इसलिए श्रेणी समांतर हो AP होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो समांतर आ रहा है तीनों दशाओं में क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया हो। अब क्वेश्चन नंबर 2 है,
किसी बेलन सिलेंडर में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। कोई बेलन है, इसमें जितनी भी हवा है, मान मान हमने इसमें 1 यूनिट हवा है। 1 यूनिट में जब हम 1/4 भाग निकाल देंगे 1 यूनिट 4 का, जितनी भी हवा शेष बचेगी उस हवा का फिर से 1/4 भाग निकाल देंगे। ऐसे ये अनुक्रम चलता रहेगा और हमें ये बताना है क्या ये जो क्रम दिया गया है क्या ये समांतर क्रम में है या नहीं है। आओ हम क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, बेलन में हवा की मात्रा कितनी मानी हमने, माना हमने 1 यूनिट मानी। एक बार प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा को बाहर निकालता है। कितना निकालता है, 1/4 भाग शेष हवा। फर्स्ट पे देखते हैं। कुल हवा कितनी, उसमें 1, उसमें से कितनी निकालता है, 1 का 1/4 भाग, क्योंकि उसमें कुल हवा कितनी है 1 और उसका हम 1/4 भाग निकालते हैं। तो 1 माइनस इसके नीचे 1, 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4, इसके नीचे 1 लिया 1, 4 1 जा 4, जब 1 से 4 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 4, और 4 भी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, माइनस 4 से जब 4 को डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, और 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1। तो 4 यहाँ पर प्लस का है और 1 यहाँ पर माइनस का, जब 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो केस फर्स्ट में हमने देखा जो हवा की जो शेष हवा बचेगी वो कितनी बचेगी, 3/4। केस सेकंड, कुल हवा कितनी बची हमारी पंप में, 3/4, और हम क्या निकालेंगे, इस हवा का कुल हवा का 1/4 भाग, ये जो हवा है इसका 1/4 निकालना है। और कुल हवा में से बचे कितनी बचेगी फिर, 3/4 माइनस 3 1 जा 3 और 4 4 जा 16। अब इनका एलसीएम ले लेंगे, नीचे नीचे की संख्याओं का कितना आएगा
16 आएगा। जब 4 से 16 को भाग देंगे कितना आएगा 4, और 4 तिया 12, माइनस 16 को 16 से भाग देंगे कितना आएगा 1, और 1 में जब 3 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 3। तो इस दशा में जो हमारी 12 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 9/16। अब जब हम केस थर्ड लेंगे, अब हमारे कुछ पंप में कितनी, सिलेंडर में कितनी हवा बची 9/16 भाग यूनिट। अब जब हम केस थर्ड लेंगे, केस थर्ड, अब हमारी कुल शेष हवा कितनी बची है, शेष हवा की मात्रा, शेष हवा की मात्रा कितनी बची 9/16। अब इसमें से फिर हम इस हवा का 1/4 भाग निकालेंगे। 1/4 9/16 का 1/4 भाग। हम क्या करेंगे, ऊपर ऊपर की जो है उनकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 9 1 जा 9 और 16 4 जा होते हैं 64। अब इनकी नीचे नीचे की संख्याओं का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा 64। एलसीएम कितना आया 64 आ गया। जब 64 को 16 से डिवाइड देंगे, भाग देंगे तो कितना आएगा 4, और 4 की जब 9 में मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 36 माइनस 64 को 64 से डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, और 1 को जो हम 9 से डिवाइड करेंगे 9। अब हमको 36 में से 9 को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 27 64। हमने तीनों दशा निकाल कर देखी। अब हम इनका एक पैटर्न बनाते हैं, एक श्रेणी बनाते हैं। कैसे, फर्स्ट केस में कितनी हवा बची हमारे 3/4 भाग, 3/4 कॉमा। दूसरी स्थिति में कितनी केस हवा बची हमारी 9/16। तीसरे केस में कितनी हवा बची हमारी 27/64। अब हमें ये देखना है, ये जो पैटर्न दिया गया क्या ये पैटर्न समांतर श्रेणी में है या नहीं है। जब हम केस 4 निकालेंगे तो इसी पैटर्न में ये चलता रहेगा। ये हमारा प्रथम पद को हम A1 बोलते हैं, दूसरे पद को A2 बोलते हैं, और तीसरे पद को क्या बोलते हैं हम A3। तो यहाँ से जो प्रथम पद आएगा, प्रथम पद कितना होगा A कितना हमारा 3/4। अब हम सार्वंतर निकाल कर ये चेक करेंगे, जो ये जो श्रेणी हमारी बनी है ये वाली, क्या ये समांतर श्रेणी में है, एपी में है या नहीं है। है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है। सार्वंतर को स्मॉल डी से लिखते हैं, ये आपको पता है। तो A2 माइनस A1, A2 कितना हमारा 9/16 माइनस A1 कितना है 3/4। एलसीएम कितना जाएगा 16। जब 16 को डिवाइड दो कितना आएगा 1, और 9 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 9 माइनस, जब 4 से 16 को डिवाइड देंगे कितना आएगा 4, और इसमें कितना आएगा 12। यहाँ पर जो 12 है वो माइनस की संख्या है, प्लस ये जो 9 है प्लस की है। तो हम बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं। जब 12 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा -3/16। ऐसे ही हम दूसरा केस लेंगे, A3 माइनस A1। A3 हमारा कितना है यहाँ पर 27/64
64 माइनस, और A2 यहाँ पर ये A2 आएगा। A2 कितना है 9/16। जब 16 और 64 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 64। 64 को 64 से डिवाइडिंग कितना आएगा 1, और 1 को जब 27 से मल्टीप्लाई करके कितना 27 माइनस 16 से जब 64 को डिवाइड देंगे कितना आएगा 4, और 4 में जब इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 36। अब ये 36 कैसा है यहाँ पर माइनस का है, और 27 कैसा है प्लस। तो 36 में जब 27 घटाएंगे कितना आएगा 9/64, और 9 कैसे आएंगे माइनस के। अब हम देखते हैं किसी एक टेबल से घट रहे हैं, नहीं घट रहे हैं। तो इस दशा में हम देखते हैं कि जो हमारा कितना आ गया 9। यहाँ पर जो हमारा डी आया था वो कितना आया था, सार्वांतर आया था हमारा -13/16, और नीचे कितना आया 9/64। तो ये कैसे हैं अलग अलग हैं, ये हमारे समान नहीं आ रहे हैं। अब जब समान नहीं आ रहे हैं तो इनका क्या होगा, ये एपी नहीं है क्योंकि समान है। जब ये सार्वांतर ही समान नहीं है तो ये एपी भी नहीं होगी। अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है क्योंकि सार्वांतर समान नहीं है। ये हमने रीजन दे दिया क्या कि एपी में समांतर श्रेणी क्यों नहीं, क्योंकि सार्वांतर समान नहीं है। यहाँ पर सार्वांतर कितना आया -3/16, और यहाँ पर जो सार्वांतर आ रहा है कितना आ रहा है -9/64। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये है, और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, ये कुआं है, हम यहाँ हमारा पहला मीटर है, ये 1 मीटर हो गया। इस 1 मीटर की खुदाई के लिए हमें 150 रुपये देने पड़ते हैं, 150 रुपये। और जो हम 1 मीटर नीचे और जाते हैं, 1 मीटर मतलब कि 2 मीटर पर, तो हमें 50 रुपये और पे करने पड़ेंगे। ये कह सकते हैं हम 2 मीटर की खुदाई के लिए हमें 200 रुपये देने पड़ेंगे। जब हम 1 मीटर खुदाई और करेंगे कुएं की तो हमें 50 रुपये और पे करने, 1 मीटर खुदाई के लिए हमें 50 रुपये और पे करने पड़ेंगे, देने पड़ेंगे। 200 रुपये तो हमें 2 मीटर खुदाई के लिए, जब 3 मीटर पे पहुंचेंगे 3 मीटर की खुदाई के लिए 200 वो और 50 ये कितने हो गए 250। ऐसे ही जब हम 1 मीटर खुदाई और करेंगे 1 मीटर, तो यहाँ पे कितना जाएगा 4 मीटर, तो 50 रुपये 1 मीटर खुदाई के लिए और देने पड़ेंगे, कितने हो गए 250 ये हो गए।
450 ये हो गए, 250 और 50 कितने हो गए, 300। और हम देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। प्रथम मीटर की खुदाई की लागत प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपये। बाद के प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत कितनी जाएगी, 50 रुपये। तो 2 मीटर खुदाई की लागत, तो 2 मीटर खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, प्रथम मीटर कितनी है, 150 रुपये। अब 1 मीटर से हमने 1 मीटर एक्स्ट्रा खोदी तो उसके लिए हमें 50 रुपये और देने पड़ेंगे, टोटल कितने हो गए, 200। ऐसे ही 3 मीटर खुदाई के लिए हमें कितनी करना पड़ेगा, 2 मीटर कितने दे रहे हैं, 200, 50 रुपये और देने पड़ेंगे 1 मीटर के लिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 250। ऐसे जब 4 मीटर खुदाई की जो लागत आएगी वो कितनी आएगी, 250 कितनी थी हमारी 3 मीटर के लिए। हम जब 1 मीटर खोदेंगे तो कितना जाएगा, 50 और देने पड़ेंगे, टोटल कितना हो जाएगा, 300। अब हम देखते हैं जो हमारी जो क्या ये एक श्रेणी बनाते हैं इनसे, श्रेणी कैसे, प्रथम मीटर की खुदाई के लिए कितने दिए हमने, 150। दूसरे मीटर की खुदाई के लिए हमने कितने दिए, 200 रुपये। तीसरे मीटर की खुदाई के लिए हमने कितने दिए, 50। और चौथे मीटर खुदाई के लिए हमने 300 रुपये पे। ऐसे ही श्रेणी इसी क्रम में चलती रहेगी। अब ये प्रथम पद है, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं, A1। दूसरे पद को हम A2 बोलते हैं, तीसरे पद को A3 और चौथे पद को A4। अब हम देखते हैं कि यहाँ से जो प्रथम पद है, प्रथम पद को हम स्मॉल a से लिखते हैं, वो कितना है, 150। और हम सारवांतर निकाल कर ये देखेंगे क्या इनका जो अंतर है वो समान आ रहा है या नहीं आ रहा। यदि अंतर समान आएगा तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी होगी, अगर ये अंतर समान नहीं आता है तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी नहीं होगी। सारवांतर लिखते हैं स्मॉल d से, तो A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 200 माइनस A1 कितना है 150। जब 200 में से 150 को घटाओ कितने आएंगे 50। ऐसे ही हम A3 माइनस A2 से निकालेंगे, A3 कितना हमारा 250 और A2 कितना हमारा 200। जब 250 में से 200 को घटाएंगे तो कितना आएगा 50। ऐसे हम A4 माइनस A3 से निकालेंगे, A4 कितना हमारा 300 और A3 कितना हमारा 250। जब 300 में से 250 को घटाएंगे तो कितना आएगा 50।
हमने जब सार्वंतर निकाला तीनों स्थितियों में, इसमें सार्वंतर कितना आया 50 आया, इसमें सार्वंतर कैसा आया 50 आया, इसमें सार्वंतर कितना आया 50 आया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये श्रेणी समांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि जो इनके जो पदों का जो अंतर आ रहा है, प्रत्येक मीटर खुदाई के जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 50 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो दी गई व्यवस्था है ये एपी में है। दी गई व्यवस्था किस में है? एपी में है। अतः दी गई व्यवस्था एपी में है, चूंकि सार्वंतर समान है। अतः दी गई व्यवस्था किसमें है? एपी में है, क्योंकि इनका जो सार्वंतर आ रहा है ये समान आ रहा है तीनों दशाओं में। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपये की राशि 8, यहाँ पे ये होगा 8%। 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि है, ये वृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए मूलधन क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। देखो, मूलधन हम उस राशि को बोलते हैं जो राशि हमको उधार ली जाती है या जिस राशि को हम उधार किसी को देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मूलधन। ली गई राशि या ली गई राशि। इसके बाद में आता हो समय। समय यहाँ पर ये बताता हमें कितने समय के लिए दी गई है। 1 वर्ष के लिए दी गई है, 2 वर्ष के लिए दी गई है, वो क्या दिखाता हमें? समय दिखाता है। तीसरा आता है दर, किस दर पर दी गई है? 1%, 2%, जैसे इस क्वेश्चन में कितना है 8%। तो यहाँ जो प्रतिशत दी गई है उसको हम क्या बोलते हैं? दर। एक आता है मिश्र धन। मिश्र धन जो होता है वो मूलधन और उसमें जो ब्याज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? मिश्र धन। मतलब कि मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन प्लस ब्याज क्या क्या बोल किसके बराबर होगा? मिश्र धन के बराबर। अब आता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज उसको बोलते हैं जो ब्याज पर ब्याज लगता है। ब्याज पर ब्याज, जो ब्याज पर ब्याज लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? चक्रवृद्धि ब्याज। आई होप आपको ये जो बेसिक चीज़ें मूलधन किसे कहते हैं, समय, दर, मिश्र धन, चक्रवृद्धि आपको समझ में आई हो। अब हम देखते हैं क्वेश्चन। प्रथम वर्ष के लिए मूलधन कितना होगा हमारा? 10,000। मैं कितना होगा? 1 वर्ष। दर कितनी हमारी? 8%। दर 8%। इसके लिए हम ब्याज निकालते हैं। ब्याज होता है
मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अच्छा, मूलधन कितना हमारा 10,000, दर कितनी हमारी 8%, समय कितना है 1 वर्ष, अब बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा हमारा 100 गुणा 8, कितना हो गया 800। जो प्रथम वर्ष है, प्रथम वर्ष के लिए जो ब्याज हमें देना होगा कितना देना हो गया 800 रुपये। अब इसके लिए हम क्या निकालते हैं मिश्र धन। मिश्र धन मिश्र धन मिश्र धन में क्या बोलेगा मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना था हमारा 10,000 और उसका ब्याज कितना था 800, तो कितना हो गया 10,800। अब ये जो 10,000 है ये अगले वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए क्या बन जाएगा मूलधन। जो उसी पे जो हमें ब्याज मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। तो दूसरे वर्ष के लिए दूसरे वर्ष के लिए मूलधन क्या होगा हमारा 10,800। समय सेम रहेगा, मान के चलेंगे हम 1 वर्ष। समय कितना हो गया 1 वर्ष। दर भी हमारी वही रहेगी 8%। अब इसका ब्याज निकाल लो। ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। मूलधन कितना हमारा 10,800, दर कितनी हमारी 8% और समय कितना 1 वर्ष, भाग में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट होगी, कितना बचा हमारा 108 गुणा 8। जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 8 या कितने होते हैं 64, और ये आ गया हमारा दूसरे वर्ष के लिए ब्याज। अब दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन क्या होगा मिश्र धन, तो मिश्र धन क्या बोला था हमने मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन कितना हमारा दूसरे वर्ष के लिए 10,800 प्लस 864। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना जाएगा 4 6 का 6 8 और 8 16 हासिल को 1। तो दूसरे वर्ष के लिए कितना आ गई है इतना आ गया। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो ये दूसरा है और ये तीसरा है, प्रथम वर्ष के लिए तो 10,000 रुपये सेम ही रहेगा, तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं ये दूसरे वर्ष के लिए, और ये तीसरे वर्ष के लिए। अब हम देखते हैं इनकी श्रेणी कैसे बनती है। तो सबसे पहले वर्ष के लिए कितना है 10,000 आए। दूसरे वर्ष के लिए कितना है मूलधन हमारा 10,800। तो 10,800, और जो तीसरे वर्ष के लिए जो हमारा मूलधन आया है वो कितना आया है 11,664। 11,664। इसी क्रम में श्रेणी आगे की तरफ चलती रहेगी। ये हमारा प्रथम पद हो गया A1, ये हमारा दूसरा पद A2, ये हमारा तीसरा पद A3। अब यहाँ से प्रथम पद तो सेम ही रहेगा। प्रथम पद को आप जानते हो स्मॉल ए से लिखते हैं, कितना आएगा 10,000। वैसे इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, पर लिख लेते हैं हम। इसके बाद में सारवांतर।
अब जानते हैं सार्वधातुक को स्मॉल डी से लिखते हैं और कैसे निकालेंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना हमारा 10,800 माइनस A1 कितना है 10,000। जब 10,800 में से 10,000 घटाएंगे तो कितना आएगा 800। ऐसे ही A3 माइनस A2, A3 कितना है यहाँ पर हमारा 11,664, 11,664 माइनस A2 कितना है 10,800, तो 10,800 4 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 बचेगा, 6 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 6 बचेगा, 6 में से 8 नहीं जाएंगे, ढाई ले लिए कितने हो गए 16, 16 में से 8 पे 8, तो ये आ गए। तो हमने देखा कि जो यहाँ पर सार्वधातुक आ रहा है वो 800 आ रहा है, यहाँ पर सार्वधातुक कितना आ रहा है 864, मतलब कि सार्वधातुक समान नहीं है। D1 डज नॉट इक्वल D2, यदि हम इसको D1 मान ले और इसको D2 मान ले तो D1 डज नॉट इक्वल D2, मतलब कि D1 D2 के बराबर नहीं है। अतः दी गई व्यवस्था AP में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सार्वधातुक समान नहीं है। जब यहाँ पर सार्वधातुक समान नहीं है तो ये AP में भी नहीं होगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो, ये वीडियो समझ में आई है। यदि ये क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यदि कोई भी डाउट है और कोई कमी है तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।